Good morning students. Online classes में I welcome to all of you. प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आप पढ़ रहे हैं अक्षमता एवं क्षेत्रीयता की शिक्षा का विकास। प्रशिक्षणार्थियों, अक्षमता एवं क्षेत्रीयता की शिक्षा के विकास में हमने आज़ादी से पहले या स्वतंत्रता से पहले के काल का अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद के समय में अक्षमता एवं क्षेत्रीयता की शिक्षा के विकास के बारे में। प्रशिक्षणार्थियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद हमारे सामने ढेर सारी समस्याएं आकर खड़ी हो गई। सबसे पहली समस्या थी अशिक्षा की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी, सांप्रदायिकता की समस्या थी, ऊंच नीच की समस्या थी, हमारे सामने भेदभाव की समस्या थी, भाषाओं की। प्रशिक्षणार्थियों, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और देश के सामने अशिक्षा, बेरोजगारी, खाद्यान्न समस्या, सांप्रदायिकता, ऊंच नीच, भाषाई भेदभाव आदि ऐसी समस्याएं थीं जो उठकर खड़ी हो गईं। प्रशिक्षणार्थियों, देश अभी आज़ाद ही हुआ था कि एक दिन पहले ही देश का बंटवारा हो गया। 14 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो गया और एक नया देश पाकिस्तान के रूप में भारत का एक टुकड़ा हमसे अलग हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो जो 14 अगस्त से पहले या अंग्रेजों ने जाते जाते समय जो फूट के बीज बोए थे वो अब फल देने लगे। सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंक दिया गया और संप्रदाय के नाम पर दंगे भड़क गए। लोगों को जब यह आभास हुआ कि मुसलमान देश छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं और अन्य धर्म के मानने वाले पाकिस्तान से सिख, हिंदू आदि भारत आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों में नफरत बढ़ते हुए दंगे भड़का दिए गए। प्रशिक्षणार्थियों, देश के सामने अशिक्षा की समस्या, देश के सामने बेरोजगारी की समस्या, देश के सामने खाद्यापूर्ति की समस्या, देश के सामने भाषाओं की विभिन्नता की समस्या, देश के सामने सांप्रदायिकता की समस्या उठ खड़ी हुई। ऐसे हालातों में अक्षमता या क्षमता रहित या विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा की बात कैसे संभव हो पाती। प्रशिक्षणार्थियों, 1952 में जब देश का संविधान बनकर तैयार हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो इन विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा की ओर भी सरकार का ध्यान गया और 1952 में विकलांगों के शैक्षिक विकास और उनकी व्यावसायिक उन्नति के प्रयास किए गए। उन्नीस सौ 53 में समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई और 1956 के आते आते
मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई। प्रशिक्षणार्थियों, एक तरफ देश की बहु जनसंख्या को शिक्षा का बंदोबस्त करना, महिला साक्षरता 7.9% थी, देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई थी, संप्रदायवाद की भावना, भाषाओं की विभिन्नता को लेकर भाषाई भेदभाव, ये देश की प्रमुख समस्याएं थी। लोगों में छुआछूत और ऊंच नीच की भावना भी घर कर गई थी। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद देश के सामने उठ खड़े हुए। प्रशिक्षणार्थियों, इन हालातों को दूर करने का एक ही मंत्र था, वो था इन सब की शिक्षा की व्यवस्था करना। प्रशिक्षणार्थियों, 1952 में विकलांगों की शैक्षिक और व्यावसायिक उन्नति के लिए प्रयास किए गए और भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। 1953 में समाज कल्याण बोर्ड का निर्माण किया गया और 1956 के आते आते मानसिक और शारीरिक रूप से क्षमता रहित वाले बालकों के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें 3 मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षमता वाले विकलांग बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए 227 बालकों ने इसमें अध्ययन किया। 8 विद्यालय खोले गए जिसमें बहरे बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें 552 विद्यार्थियों ने विद्या अध्ययन किया। 34 विद्यालय गूंगे बालकों के लिए खोले गए, जिसमें 2290 विद्यार्थियों ने अध्ययन किया। 49 विद्यालय अंधे बालकों के लिए खोले गए, जिसमें 2245 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। प्रशिक्षणार्थियों, 1964-66 के आते आते डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी के नेतृत्व में कोठारी आयोग का गठन किया गया और कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिशें दी। अपनी सिफारिशों में शैक्षिक अवसरों की समानता की सिफारिश कोठारी शिक्षा आयोग ने की, अर्थात शिक्षा के अवसर सभी जन के लिए होने चाहिए, सभी के लिए शैक्षिक अवसर मिलने चाहिए, समान रूप से सभी की शिक्षा में भागीदारी होनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, शैक्षिक अवसरों की समानता का सुझाव कोठारी शिक्षा आयोग ने दिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक दृष्टि से मंदबुद्धि बालकों के लिए अलग अलग विद्यालय खोलने के सुझाव दिए गए। जो शारीरिक विकलांग हैं, जैसे गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े, ये शारीरिक विकलांगता है। मानसिक अर्थात जो मानसिक रूप से अपना संतुलन खो बैठे हैं, मंदबुद्धि हैं, उनके लिए अलग अलग विद्यालय खोलने का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, 1965 से लेकर
75 तक भारत में 60 स्कूल अलग अलग खोले गए जो शारीरिक मानसिक दृष्टि से मंदबुद्धि बालक थे। 1965 से लेकर 1975 तक 60 स्कूलों का उद्घाटन किया गया, जिसमें मंदबुद्धि, शारीरिक और मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों को इन विद्यालयों में प्रवेश दिया गया। 1975 तक केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा विकलांग कल्याण योजनाओं का निर्माण करने की सिफारिश की गई। प्रशिक्षणार्थियों, 1975 में केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा विकलांग कल्याण योजनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई, जिसके अंतर्गत विकलांगों को शारीरिक पुनर्वास और उपकरण की आर्थिक सहायता का सुझाव दिया गया। समझ लीजिए, 1975 में केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा विकलांगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत पहली योजना उनके शारीरिक पुनर्वास और उनको सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए की गई। समझ लीजिए प्रशिक्षणार्थियों, जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, उनके लिए उनकी शारीरिक सहायता करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। उनके रहने की व्यवस्था की जाए और उनकी मदद करने के लिए छड़ी या जो भी सहायता से वो चल फिर सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसी सहायता के उपकरण उनको उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई और उनको आर्थिक मदद पहुंचाने की सिफारिश की गई। प्रशिक्षणार्थियों, दूसरी सिफारिश कि इस विकलांगता को कैसे रोका जाए और विकलांगों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अनुदान किस प्रकार से दिया जाए। ये दो सिफारिशें आप देख रहे हैं। पहली सिफारिश उनके शारीरिक पुनर्वास और उपकरण और आर्थिक सहायता के लिए। दूसरी सिफारिश है, दूसरी योजना में विकलांगता को कैसे रोका जाए। विकलांगता की रोकथाम के लिए उपाय किए जाएं, चिकित्सकीय उपाय, कोई वैक्सीन, कोई टीकाकरण, ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। ये 1975 में केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने अपनी योजनाओं में निर्धारित किया। इस योजना के अंतर्गत विकलांगता की रोकथाम के उपाय, विकलांगता को रोकने के लिए टीकाकरण और चिकित्सकीय उपाय करने के सुझाव दिए गए और विकलांगों की शिक्षा का बंदोबस्त करने की सिफारिश और उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुदान देने की सिफारिश की गई। कक्षा 9 से लेकर और पीजी तक, स्नातकोत्तर तक उन बालकों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था की सिफारिश इस योजना में की गई। प्रशिक्षणार्थियों, आप समझ सकते हैं कक्षा 9 से लेकर और पीजी करने तक
कक्षा 9 और पीजी करने वाले बालकों के लिए स्कॉलरशिप दिए जाने की सिफारिश की गई। 1982-83 में समाज कल्याण विभाग द्वारा एकीकृत योजना को शिक्षा विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। 1982-83 में समाज कल्याण विभाग के द्वारा इस योजना को शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया, जिसमें मामूली रूप से विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की सिफारिश की गई और निर्धन विकलांग कृत्रिम अंग खरीदने के लिए सहायता की राशि उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई। अर्थात कोई गरीब है विकलांग तो वो अपने कृत्रिम अंग, जैसे जयपुर फुट रेस्ट आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर KP सेठी के द्वारा ये जयपुर फुट का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से जो कृत्रिम अंग हैं उनको खरीदने की और सहायता करेगी सरकार। ये निर्धन और विकलांग व्यक्तियों के लिए, बालकों के लिए कृत्रिम अंग की सहायता प्रदान की गई। प्रशिक्षणार्थियों, इससे ये लाभ हुआ कि विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा का बंदोबस्त जो सरकार ने किया, उससे विकलांगों को तो सहायता मिली, लेकिन अल्प विकसित या कम विकलांग वाले विद्यार्थी इससे वंचित हो गए। प्रशिक्षणार्थियों, मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ समाज कल्याण विभाग द्वारा जो योजना थी उसको शिक्षा विभाग को सौंपे जाने के बाद ये शिक्षा में बदलाव आया, परिवर्तन आया। प्रशिक्षणार्थियों, मामूली विकलांग सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन कर सकेंगे। ये 1986 की शिक्षा व्यवस्था में निर्धारित किया गया। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये सुझाव दिया गया और इससे निर्धन बालकों को वो कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाने की सिफारिश की गई। प्रशिक्षणार्थियों, मामूली विकलांगों की समस्या का इससे समाधान नहीं हो सका, क्योंकि मामूली रूप से जो विकलांग थे उनको ये राशि और सहायता नहीं मिल पाई। 1984 में समाज कल्याण विभाग ने 4 संस्थानों की स्थापना की, जो पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में इन संस्थानों ने कार्य किया। नंबर 1, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून। नंबर 2, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बम्बई। नंबर 3, राष्ट्रीय अस्थि रचना संस्थान कलकत्ता। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। ये चारों संस्थान अंधों के लिए, बहरों के लिए और अपाहिज लंगड़ों के लिए और मानसिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए स्थापना इन संस्थानों की गई। प्रशिक्षणार्थियों, इनका मकसद था कि अक्षमों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए, इनको व्यावसायिक शिक्षण प्रदान किया जाए और उसके लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की, अनुभवी अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। प्रशिक्षणार्थियों, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ इनके रोजगार के लिए और रोजगार की समस्या के समाधान के लिए शोध कार्य करने के लिए और उन शोध के प्रकाशन की यहाँ व्यवस्था की गई। साहित्य के प्रकाशन, शोध साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन
कार्य योजना को लागू किया गया, जिसकी सिफारिशें इस प्रकार थी कि मामूली रूप से विकलांग या सामान्य विकलांग बालक साथ साथ अध्ययन करेंगे। जो मामूली रूप से विकलांग हैं और सामान्य बालकों के साथ वो अध्ययन कर लेंगे। ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन कार्य योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ये सिफारिश की गई और गूंगे, बहरे, अंधे और मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। प्रशिक्षणार्थियों, इन विकलांग बालकों के लिए कुटीर उद्योग और आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश प्रोग्राम ऑफ एक्शन कार्य योजना के अंतर्गत की गई। अक्षमों की अर्थात जो अक्षमता वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए और इनको प्रशिक्षित अध्यापकों से शिक्षण कार्य संपन्न कराया जाए। शिक्षा पर, विकलांग बालकों की शिक्षा पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन कार्य योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, 1987 में इस एकीकृत योजना की समीक्षा की गई और इसमें संशोधन की सिफारिश की गई और संशोधन के अंतर्गत जो 1986 तक 6 वर्ष के बालक प्रवेश लेते थे, विकलांग बालकों की उम्र 6 वर्ष थी प्रवेश लेने की, अब 1987 में उसको बढ़ाकर 9 वर्ष कर दिया। अब 9 वर्ष के बालक को भी प्रवेश दिया जाएगा। इससे पहले 6 वर्ष के बालकों को प्रवेश दिया जाता था, अब उनके लिए 3 वर्ष और बढ़ा दिए, अर्थात 6 वर्ष से बढ़ाकर उम्र को 9 वर्ष किया गया बालकों के प्रवेश की उम्र को। प्रशिक्षणार्थियों, निर्धन विकलांगों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। उनको कपड़े, पोशाक और वस्त्र आदि के साथ साथ उनको पुस्तकें भी विद्यालय से ही मिलने की सिफारिश की गई, अर्थात उनको विद्यालय में ही पुस्तकें मिलेंगी और विद्यालय में ही उनको वस्त्र आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, इस प्रकार आप देखते हैं कि 1987 में संशोधन करके एकीकृत शिक्षा योजना की समीक्षा करके संशोधन किया गया और निर्धन और विकलांग बालकों, जो निर्धन विकलांग हैं, उनके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और पोशाकें उपलब्ध कराने के 2005 तक देश के 85,000 विद्यालयों में 2 लाख विकलांगों को ये सहायता उपलब्ध कराई गई। पुनः सुन लीजिए, 2005 के अंत तक देश के 85,000 विद्यालयों में 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ये निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पोशाकें उपलब्ध कराई गई। प्रशिक्षणार्थियों, 2001 के आते आते अति विकलांग और मंदबुद्धि बालकों के लिए 1000 विद्यालय केंद्र खोले गए, जिनमें समानता हेतु प्रयास लाने के, समान देश में इनको समाज में मुख्य धारा में लाने हेतु प्रयास किए गए। प्रशिक्षणार्थियों, अब बात आती है क्षेत्रीयता की। हमारे देश के संविधान में क्षेत्रीयता की इस भावना को समाप्त करने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। आप चाहे किसी भी राज्य के नागरिक हों, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक अमेरिकी नागरिकता, एक राज्यों की नागरिकता। आप जिस राज्य में निवास करते हैं उसकी नागरिकता अलग और
अमेरिका की नागरिकता अलग। हमारे देश में इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, जिससे कि हम उस क्षेत्रीयता की भावना को मिटा सकें जो लोगों में प्रबल रूप से घर कर जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, ये एकल नागरिकता हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा, हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व, हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह, हमारे देश के राष्ट्रीय गीत और इन सबको मान्यता देने के पीछे लोगों को एकत्रित करना है, लोगों को जोड़ना है। जिससे कि हम क्षेत्रीय असमानता को मिटा सकें और देश के नागरिकों को राष्ट्रीय और भावात्मक रूप से एकता के रूप में उनको खड़े कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर चर्चा का मुख्य मुद्दा है क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयता के कारण देश के नागरिक आपस में बट जाते हैं। आप देखते हैं इस क्षेत्रीयता की भावना के ऊपर देश में दंगे हो जाते हैं, मारकाट हो जाती है और लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इन दंगों को रोकने के लिए और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए इस क्षेत्रीयता की भावना को समाप्त करना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश की एकता और अखंडता तभी बरकरार रहेगी जब हम लोगों को एकजुट कर पाएंगे और एकजुट करने के लिए हमारे संविधान ने हमको मंत्र दिया है। हमारे राष्ट्रभाषा, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय पर्व, हमारे राष्ट्रीय गीत, ये राष्ट्रीय चिन्ह, इन सब के माध्यम से हम देश के नागरिकों को एक कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इस क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए लोगों को हमारे संविधान के अनुसार ये शिक्षा प्राप्त करनी होगी और उनको जागरूक करना होगा। और हम जागरूक करने के लिए एक ही माध्यम है कि क्षेत्रीय लोगों की शिक्षा का बंदोबस्त किया जाए, उनको शिक्षा से जोड़ा जाए और तब जाकर हम जो क्षेत्रवाद की भावना है, क्षेत्रीयता की भावना है, उसको मिटा पाएंगे। क्योंकि लोग क्षेत्रीय असमानता के होने से अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ, अपने क्षेत्र के निवासियों को श्रेष्ठ और दूसरे क्षेत्र के निवासियों को हीन समझते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारी आ गए क्योंकि हम एकजुट नहीं थे। हमारी एकजुटता होती तो आज देश जो सोने की चिड़िया था वो सोने की चिड़िया से और बड़ा हो जाता। प्रशिक्षणार्थियों, आप देखते हैं कि देश को जो तोड़ा जा रहा था उसके पीछे भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और ये क्षेत्रीयता ही है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे संविधान ने हमको ये ताकत दी है कि हम सब एक हैं, इकहरी नागरिकता है। हम देश के किसी भी राज्य में निवास करते हों लेकिन हम भारतीय नागरिक कहलाएंगे। चाहे हमारा राज्य उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा राज्य राजस्थान हो, चाहे हम गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, किसी भी भाषा भाषी के मानने वाले हों, किसी भी
क्षेत्र के मानने वाले हों, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर आपके लिए क्षेत्रीय असमानता को मिटाने के लिए हमारे पास मंत्र हैं। राष्ट्रभाषा का मंत्र, राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय गीत, जिनके माध्यम से हम दंगों को, मारकाट को और सांप्रदायिकता को, सांप्रदायिक भेदभाव को, इनको मिटा सकते हैं, इनको रोकने में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इसके लिए विभिन्न शिक्षा आयोगों का धन्य है, जिन शिक्षा आयोगों ने और शिक्षा सम्मेलनों ने देश के नागरिकों को एकता में एक मंच पर लाने के लिए, एकता के इस सूत्र में पिरोने के लिए ढेर सारे प्रयास किए हैं। चाहे वो कोठारी शिक्षा आयोग हो, मुदालियर आयोग हो, राधा कृष्णन आयोग हो, विभिन्न शिक्षा समितियां हों, दुर्गाबाई देशमुख, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, आचार्य राममूर्ति समिति, ये विभिन्न प्रकार की शिक्षा समितियां और शिक्षा आयोगों के लिए ये श्रेय जाता है जिसने शिक्षा सम्मेलनों का आयोजन करके हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के भरसक प्रयास किए। चाहे हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है, लेकिन हमारा लक्ष्य हमसे दूर भी नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब हम अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति करने में एक दो कदम ही पीछे हैं और हम एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। प्रशिक्षणार्थियों, मेरा एक छोटा सा पाठ आपके समझ में ज़रूर आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।